नमस्कार, मैं हूं कपिल शर्मा और आप देख रहे हैं आज तक। महाजीत के महाजश्न के साथ ही पीएम मोदी ने नए हिंदुस्तान के सपने में भी रंग भरना शुरू कर दिया है। ऐसे हिंदुस्तान में जहां के युवा भटकाव से निकलकर देश को गढ़ने का रोल अदा करें। ऐसा हिंदुस्तान जहां गरीब को भी ताकत मिले। सरकार बनती है बहुमत से, लेकिन चलती है सर्वमत से। जो साथ चले उनकी भी है, जो सामने रहे उनकी भी है। रंगों के पर्व होली पर हुई केसरिया महाविजय के साथ ही देश को इंद्रधनुषी भविष्य की झलक भी देखने को मिली है। और ये झलक दिखलाई खुद प्रधानमंत्री मोदी ने। विधानसभा चुनावों में मिली भारी जीत के बाद कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे मोदी ने चुनावी नतीजों में नए हिंदुस्तान की जो उजली झलक महसूस की, वो देश के साथ बांटी। मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है कि इमोशनल इश्यू न होने के बावजूद भी इतना भारी मतदान होना, विकास के मुद्दे पर देश का गरीब से गरीब व्यक्ति भी मतदान के लिए आगे आना, एक नए हिंदुस्तान के दर्शन हो रहे हैं मुझे। नए हिंदुस्तान की ये तस्वीर कैसी है और राजनीतिक रूप से इसके क्या मायने हैं, अब ये समझिए। 130 करोड़ की बड़ी आबादी विकास योजनाओं में सबसे बड़ा रोड़ा मानी जाती है, लेकिन मोदी की सोच इससे उलट है। मोदी मानते हैं कि आज का युवा अपने हक के लिए आवाज उठाना जानता है और आगे बढ़कर चुनौतियों से भिड़ना जानता है। अगर युवाओं से भरपूर आबादी को सही अवसर और औजारों से लैस किया जाए तो देश के विकास की गाड़ी रफ्तार के हाईवे पर दौड़ने में वक्त नहीं लगेगा। इन 5 राज्यों के चुनाव को नए हिंदुस्तान की एक नई नींव के रूप में मैं देख रहा हूं। न्यू इंडिया 65% 35 साल से कम उम्र के नौजवानों के सपनों का न्यू इंडिया। गरीब और कमजोर तबके को लेकर भी पीएम मोदी नई सोच के पैरोकार हैं। अभी तक स्थापित सियासी सोच यही रही कि कमजोर तबके को सब्सिडी और कुछ चुनिंदा योजनाओं का झुंझुना पकड़ाकर खुश रखा जाए और अपना वोट बैंक बनाकर रखा जाए। लेकिन मोदी मानते हैं कि गरीब और कमजोर तबके को भी सक्षम बनाया जाए ताकि वो खुद आगे बढ़कर अपना भविष्य अपनी मर्जी के मुताबिक गढ़ सके। ऐसा न्यू इंडिया जो देश के गरीबों में कुछ पाने की इच्छा के बजाय कुछ करने की इच्छा के लिए, अवसर के लिए खोज, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। मोदी का न्यू इंडिया उस आर्थिक समीकरण की भी बात करता है जिसके तहत अभी तक गरीब तबके को मिलने वाली सारी सहूलियतों का बोझ मध्यम वर्ग को बर्दाश्त करना पड़ता है। मोदी कहते हैं कि अगर गरीब को समर्थ बनाया तो मध्यम वर्ग से ये बोझ अपने आप हटेगा और न्यू इंडिया का सपना साकार होगा। एक बार देश के गरीब के अंदर खुद का बोझ उठाने की ताकत आ जाएगी, इस देश के मध्यम वर्ग का बोझ पूरी तरह हट जाएगा। अर्थशास्त्र के इस रूप को मैं न्यू इंडिया में अनुभव कर रहा हूं। और एक बार देश के गरीब की ताकत, देश के मध्यम वर्ग के सपने, इनको अगर मिला लें तो इस देश को दुनिया में नई ऊंचाइयों पर ले जाने से कोई रोक नहीं सकता।
पीएम मोदी का नया हिंदुस्तान उस स्थिति की भी बात करता है जब योजनाएं और लक्ष्य चुनावों को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि विकास की उड़ान को और ऊंचा करने के हिसाब से तय किए जाएंगे। जाहिर तौर पर पीएम मोदी ने अभी तक चली आ रही सियासी परिपाटी पर कड़ी चोट की है। 2022 भारत की आजादी के 75 साल, हमारे पास 5 साल का वक्त है। अगर 125 करोड़ देशवासी 5 साल अपने व्यक्तिगत जीवन में एक संकल्प हर वर्ष, संगठन के जीवन में हर वर्ष एक नया संकल्प, जिस इकाई में काम करते हैं उस इकाई में एक नया संकल्प, 2022 तक उसको पूरा करके रहेंगे। अगर देश में ये मूड बन जाए तो ये देश पीछे नहीं रहेगा, मैं विश्वास दिलाता हूं। पीएम ने नए इंडिया के अपने मिशन में उस बात को भी शामिल किया जिसका जिक्र वो लोकसभा चुनावों के प्रचार के दिनों से करते आए हैं, यानी ना एक का ना कुछ चुनिंदा लोगों का बल्कि सबका साथ सबका विकास। 125 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर के न्यू इंडिया को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक पहला मुकाम हमारे सामने है 2022। मैं चुनाव के हिसाब किताब से चलने वाला इंसान नहीं हूं, आप पहले से मैं कहता हूं। मेरे दिमाग में 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान है, 125 करोड़ देशवासी। होली के मौके पर नए हिंदुस्तान को लेकर पीएम का ये सपना वाकई देश के भविष्य के रंग सुनहरे होने का भरोसा देता है। आज तक ब्यूरो। नए हिंदुस्तान के पीएम मोदी के सपने को उड़ान कहां से मिली? जाहिर है यूपी में मिले प्रचंड जनादेश से। लेकिन यह सवाल अहम है कि सबसे बड़े प्रदेश में 3/4 बहुमत का करिश्मा आखिर हुआ कैसे? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। चुनावी नतीजों ने पीएम मोदी को न्यू इंडिया का सपना तो दिखा दिया, लेकिन यूपी जैसे मुश्किल राज्य में ऐसे प्रचंड बहुमत का कमाल आखिर हुआ कैसे? अब इसकी पड़ताल। अब तो झगड़े से भी मुक्ति और माना जा रहा है कि गांव-गांव गैस कनेक्शन पहुंचाने के लिए मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना का इसमें बहुत अहम रोल है। चूल्हे चौके में फंसी रहने वाली ग्रामीण महिलाओं को लकड़ी और धुएं वाले चूल्हे से निजात दिलाना पीएम मोदी का इतना बड़ा दांव था कि विरोधियों का धुआं ही निकल गया। आंकड़े भी इसकी गवाही दे रहे हैं। उज्ज्वला योजना के जरिए सबसे ज्यादा 53 लाख गैस कनेक्शन यूपी में बांटे गए। सीतापुर में 1,29,000 गैस कनेक्शन दिए गए। यहाँ की 8 में से 6 सीटें बीजेपी के खाते में गई। इलाहाबाद में 1,26,000 गैस कनेक्शन दिए गए। यहाँ की 12 में से 9 सीटें बीजेपी को गईं। कुशीनगर में 1,16,000 गैस कनेक्शन दिए गए। यहाँ की 7 में से 6 सीटें बीजेपी के खाते में गईं। उन्नाव में 87,752 कनेक्शन बांटे गए। यहाँ की 6 में से 5 सीटें बीजेपी ने जीती। गोंडा में 84,173 गैस कनेक्शन बांटे गए। यहाँ की 5 में से 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा। इसके अलावा जनधन खातों, गांव-गांव में शौचालय जैसी योजनाओं ने भी बीजेपी के पक्ष में लहर बनाने में अहम रोल अदा किया। 4 करोड़ से ज्यादा घर में शौचालय पहुंचाना, करीब 2 करोड़ गरीब माताओं के घर में गैस का चूल्हा पहुंचाना, 16,000 गांवों में आजादी के बाद बिजली नहीं पहुंची थी, वहां बिजली पहुंचाना और जन धन अकाउंट से लैस 5 करोड़ परिवारों को जन धन अकाउंट से लैस करना। ये चारों कदम ने और सुरक्षा कवच ने नरेंद्र मोदी सरकार को इस देश के गरीबों के साथ जोड़ने का काम बहुत अच्छे तरीके से किया है। यूपी में चली मोदी की आंधी के पीछे एक बड़ी वजह मोदी सरकार का 3 तलाक के मामले पर मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़ा होना भी माना जा रहा है। परंपरागत तौर पर मुस्लिम वोटर बीजेपी के खिलाफ माना जाता है।
यूपी के करीब 10 जिलों की ज्यादातर सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक माने जाते हैं। इनमें मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, आजमगढ़ और मऊ जिले अहम हैं। लेकिन इस बार मुस्लिम महिलाओं की पीएम मोदी के पक्ष में चली अंडरकरंट को बड़े बड़े दिग्गज भी भांप नहीं पाए। आंकड़े भी इसी ओर इशारा करते हैं। यूपी की 59 मुस्लिम बहुल सीटों पर 2012 और 2017 में बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहा, ये देखिए। 2012 में इन 59 सीटों पर बीजेपी को 22.1% वोट मिले थे, तो 2017 में ये बढ़कर 39.1% हो गए। 2012 में इन 59 सीटों में से बीजेपी ने 14 सीटें जीती थीं, तो 2017 में जीत का आंकड़ा 39 सीटों तक पहुंच गया। चुनावी समीकरणों और रणनीति के महारथी माने जाने वाले मोदी के खासम खास सिपहसालार अमित शाह कहते हैं कि गरीबों और कमजोर तबके के लिए चलाई गई योजनाओं और चुनिंदा रणनीति का असर उन्होंने 5 राज्यों में जमीन पर जाकर महसूस किया था और आने वाले नतीजे वो पहले ही भांप चुके थे। ये 5 राज्यों के चुनाव प्रचार में मैं जब घुमा तब मैंने देखा है, फटेहाल कोई वृद्ध आदमी हो, कर्ज में डूबा हुआ किसान हो, या जिसको अपने भविष्य की मालूमात नहीं है, ऐसा गरीब बच्चा हो, सबकी नजर में मैंने नरेंद्र मोदी के लिए श्रद्धा और अपनी आशाओं को जोड़ा हुआ देखा। जीत बड़ी है तो जिम्मेदारी भी बड़ी है। पीएम मोदी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसका एहसास भी करा दिया है, लेकिन असल चुनौती तो विरोधियों के सामने है, और वो ये कि भगवा झंडे के विजय रथ को रोकें तो कैसे रोकें। मोदी मोदी के नारों से गूंजता आसमान और हिंदुस्तान की चारों दिशाओं में दौड़ता बीजेपी का विजय रथ। ये महाजीत किसी का भी दिमाग 7वें आसमान पर पहुंचा दे, लेकिन इससे पहले कि नेता कार्यकर्ता दूसरे या तीसरे आसमान पर भी पहुंचते, पीएम मोदी ने याद दिला दिया कि पांव जमीन पर ही रहें तो अच्छा। कोई भी पेड़ कितना भी ऊंचा क्यों न हो, लेकिन जैसे ही फल लगते हैं वो झुकने लग जाता है। प्रकृति हमें प्रेरणा देती है। आज जब भारतीय जनता पार्टी के इस वटवृक्ष पर विजय रूपी फल लगे हैं, तो हम भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा झुकने का जिम्मा बनता है। पीएम ये भी याद दिलाते हैं कि प्रचंड बहुमत का मतलब ये नहीं कि विरोधियों की पूछ परख ही नहीं होगी। वो ये भरोसा दिलाना भी नहीं भूलते कि सरकार सबको साथ लेकर चलेगी और सबके लिए काम करने का मंत्र ही सबसे बड़ा मंत्र होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन्होंने वोट दिया है उनकी भी है, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनकी भी है। जो साथ चले